जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर LRGS के NP यूट्यूब परिवार में स्वागत है। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था भाग 2, जिसमें नागरिकता के सभी अनुच्छेदों 5 से 11 तक देखा था। आज उसी के आगे चर्चा करेंगे और इसमें देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। आज किसकी बात करेंगे? नागरिकता संशोधन अधिनियम या एक्ट 1955। भारत की नागरिकता किसी को किस प्रकार से मिलती है और कितने प्रकार से नागरिकता से किसी को वंचित किया जा सकता है या भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त की जा सकती है, तो उसका जो उल्लेख किया गया है उसमें उसे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में उसका वर्णन किया गया है। इसमें देखें कितने प्रकार से नागरिकता मिलती है। तो जो नागरिकता मिलती है, नागरिकता 5 प्रकार से नागरिकता मिलती है और 3 प्रकार से किसी भी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो 5 प्रकार कौन कौन से, किनसे नागरिकता मिलती है? एक तो सबसे पहले जन्म के आधार पर, जन्म से। दूसरा इसमें है वंश, वंश से। अगला पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन करा के। अगला पॉइंट देशीकरण के माध्यम से, देशीकरण। और अगला इसमें जो है भूमि अर्जन, भूमि अर्जन। जब किसी क्षेत्र को अर्जित कर लिया जाए और उसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाए तो उस संघ के सभी उस क्षेत्र के सभी नागरिक भारतीय नागरिक अपने आप बन जाएंगे। उसके लिए उन्हें किसी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन या किसी प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा। और इसमें 3 प्रकार से नागरिकता से वंचित किया जाता है। तो वह 3 प्रकार कौन से हैं? पहला इसमें समाप्त करना, किसी की नागरिकता को समाप्त कर देना, किसी की भी नागरिकता को समाप्त कर देना, नागरिकता को समाप्त करना। अगला किसी को नागरिकता से वंचित कर देना, नागरिकता से वंचित कर देना। अगला और लास्ट पॉइंट है इसमें परित्याग, परित्याग करना। तो 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जन्म से, वंश से, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि अर्जन। और 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त होती है। एक तो नागरिकता को भारतीय संसद या गृह मंत्रालय से न किसी की भी नागरिकता को समाप्त कर दे, किसी को नागरिकता से वंचित कर दिया जाए और कोई व्यक्ति स्वतः ही नागरिकता का परित्याग कर दे। अब इन एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जन्म से जन्म के आधार पर किस प्रकार से नागरिकता मिलती है, उस पर डिस्कस करेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। तो पहला पॉइंट है इसमें जन्म से, बाय बर्थ। जन्म से, बाय बर्थ। जन्म के आधार पर किसी को कैसे नागरिकता मिलती है?
जैसे किसी बच्चे का जन्म, इसमें है किसी बच्चे का जन्म किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो, जब किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो। जैसे कोई विदेशी व्यक्ति, जब यह अधिनियम बना तो इसमें कहा गया जन्म के आधार पर जो नागरिकता मिलेगी, किसी भी बच्चे का जन्म भारत में हुआ होगा, कोई भी बच्चा जब भारत में पैदा होगा तो वह भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति, जैसे राजनयिक है, कोई अन्य देश का राजदूत है, या कोई भी व्यक्ति जो भारत घूमने आया है, उसके अगर बच्चे का जन्म, किसी बच्चे का जन्म अगर भारत में हो गया तो वह भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर देता था, तो वह भारत का, इस एक्ट के अनुसार भारत का नागरिक बन जाता था। फिर क्या हुआ, इसमें संशोधन किया गया 1986 में, और क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, कोई एक भारतीय नागरिक हो, कोई एक भारतीय नागरिक हो। ये कब संशोधन इसमें किया गया, 1986 में। पहले था कि किसी बच्चे का अगर सिर्फ जन्म हो जाता है भारत में, कोई महिला भारत घूमने आई, अगर उसने किसी बच्चे को जन्म दे दिया तो वह बच्चा भारत का नागरिक बन जाएगा, उसके माता या पिता भारत के नागरिक हों या ना हों। तो फिर इसमें 1986 में संशोधन किया गया कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। अब भारत के लोग, तेजस्वी लोग, जैसे कोई एक महिला कोई एक विदेशी महिला ताजमहल देखने आई और इसे वहाँ मिल गया कल्लू, ये अपना कल्लू इंडियन, ये कल्लू भारतीय से मिल गया। अब इसने इस महिला से, चलो इस महिला को कोई नाम दे देते हैं, जैसे इसे महिला मान लो एक लुलिया, एक लुलिया नाम की महिला ताजमहल देखने आई लाटविया से, लिथुआनिया से, या कोई एस्टोनिया से, किसी भी देश से। कल्लू ने उसे इंग्लिश में अपनी इंग्लिश झाड़ना शुरू की, इंडिया इज ए मोर ब्यूटीफुल कंट्री, इंडिया सच ए वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, अपनी अंग्रेजी। तो ये कल्लू के झांसे में आ गई। कल्लू इसे ले गया अपने गांव, कल्लू इसे अपने गांव ले गया। इनका जो वीजा था वो 2 महीने का था, कि 2 महीने के लिए ये भारत में घूमने आई। अब इन्हें हो गए भारत में रहते 10 महीने, इन्हें भारत में रहते 10 महीने हो गए। इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, अब ये बच्चा, आप बताइए भारतीय नागरिक होगा या नहीं? तो ये बच्चा भारतीय नागरिक होगा। ये कैसे होगा भारतीय नागरिक? क्या किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो तो जन्म भारत में हो गया,
पहली कंडीशन उसने फॉलो की। दूसरी कंडीशन माता या पिता में से, तो लुलिया नाम की महिला तो विदेशी है, लेकिन उसका पिता जो कल्लू नाम का, ये कल्लू क्या है, ये भारतीय है। तो इसने दूसरी भी कंडीशन फॉलो की कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। तो ये जो इसका बच्चा होगा ये भारतीय नागरिक बन जाएगा। लेकिन अब इसका वीज़ा जो था वो दो महीने के लिए वैलिड था, ये 2 महीने के लिए वैध था। अब ये तो हो सकता है किसी देश की एजेंट हो सकती है जो अब भारत देश को नुकसान भी पहुंचा सकती है, यहाँ से जानकारियाँ जुटा सकती है। तो एक प्रकार से ये अवैध प्रवासी हो गई। ये कैसे हो गई, कैसी महिला हो गई, अवैध प्रवासी। फिर इसमें एक और संशोधन किया गया आगे, इसके आगे इसी में जन्म के आधार पर नागरिकता में एक और संशोधन किया गया 2003 में, और कहा गया भारतीय नागरिक माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, और यहाँ से लिखते हैं उसी के आगे कंटिन्यू हुआ है, और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। ये उसी कंडीशन को देख के कहा गया कि कोई महिला 2 महीने के वीज़ा पर भारत आई और यहाँ किसी से उसने शादी कर ली, उसका कोई बच्चा हो गया, तो यहाँ तक कंडीशन अगर फॉलो की जाती 1986 में, जो 1986 2003 तक, तो इसमें क्या था, उसका बच्चा भारतीय नागरिक बन जाता था। फिर 2003 में ये संशोधन किया गया, इसमें 2003 में, और कहा गया कि दूसरा अवैध प्रवासी महिला या पुरुष नहीं होना चाहिए। तो ये जन्म के आधार पर इस प्रकार से नागरिकता मिलती है, नागरिकता अधिनियम 1955 में, कि किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो, माता या पिता में से एक कोई भारतीय हो, जो 1986 में इसमें जोड़ा गया संशोधन करके, और दूसरा उसके बाद 2003 में जोड़ा गया कि दूसरा जो पुरुष या महिला अवैध प्रवासी ना हो, तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये तो जन्म के आधार पर हुआ। अब इसके आगे का पढ़ते हैं कि वंश के आधार पर किस प्रकार से नागरिकता मिलती है। वंश से या वंश के आधार पर, इसमें क्या कंडीशन है, इसमें कंडीशन है माता या पिता में से, माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, कोई एक भारतीय हो, कोई एक भारतीय हो, बच्चे के जन्म के जन्म के 1 वर्ष के अंदर, 1 ईयर, 1 वर्ष के अंदर भारतीय दूतावास में
भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराना होगा। ऐसा कोई बच्चा, जैसे कोई व्यक्ति इंडिया से जाके किसी अन्य देश में शिफ्ट हो जाए, वहाँ जाके रहने लगे, वहाँ की किसी महिला या पुरुष से शादी कर ले, तो उसके बच्चे के जन्म के, उनका अगर बच्चा होता है तो बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के अंदर उन्हें भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराना होगा। तो इस प्रकार से वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता मिलती है कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, किसी एक का भारतीय होना आवश्यक है। जैसे यहाँ से कोई व्यक्ति अगर शिफ्ट हो गया किसी अन्य देश में और उसने वहाँ जाके शादी कर ली, अगर अब उसके जो बच्चे होंगे उन्हें किस आधार पर नागरिकता मिल जाएगी? वंश के आधार पर उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। उसके लिए उन्हें बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा भारतीय दूतावास में। अगर नहीं ऐसा करा पाते हैं तो इसके लिए अन्य प्रक्रियाएं लागू होंगी, जो भी आगे पढ़ेंगे। जैसे एक पंजीकरण के माध्यम से भी नागरिकता मिल सकती है। तो यह वंश के आधार पर। अब इसके अगला आगे पढ़ेंगे पंजीकरण के आधार पर किस प्रकार से नागरिकता मिलती है। पंजीकरण बाय रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के आधार पर किस प्रकार से नागरिकता मिलती है? ऐसा कोई व्यक्ति जो 7 वर्ष से इसमें लिखते हैं 6 + 1 ईयर, 7 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो, भारत में निवास कर रहा हो। अब 6 + 1 ईयर कैसे लिखा गया? ये जैसे कोई व्यक्ति जब भारत में 7 वर्ष से निवास कर रहा हो, कोई व्यक्ति जैसे 2000 में भारत आता है, सन 2000 में भारत आता है, वह आने के 6 वर्ष बाद भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई करने के लिए वैलिड हो जाता है, वैध हो जाता है। आने के अपने 6 वर्ष बाद भारतीय नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय के अधीन वह नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर इसके 1 साल बाद अर्थात 2007 में 2000 जब अप्लाई करने के बाद उसे 1 साल तक कंटिन्यू भारत में ही रहना होगा। विदिन 1 ईयर वह कहीं नहीं, किसी भी विदेशी यात्रा पर बाहर नहीं जा सकता। तो उसे 1 साल बाद 2000 में आया, 2006 में अप्लाई किया, 2007 में उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। भारतीय नागरिकता 2007 में भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो कोई भी ऐसा विदेशी व्यक्ति जो 7 साल से भारत में निवास कर रहा है, वह आने के 6 वर्ष बाद भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसके 1 साल बाद, तो टोटल कितना हो गया?
आने के 6 वर्ष बाद अप्लाई करेगा और उसके 1 वर्ष बाद उसे भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये रहा पंजीकरण के आधार पर। अब अगला देखते हैं, देशीकरण के आधार पर किस प्रकार से नागरिकता मिलती है। तो पहला पड़ा जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर और तीसरा पंजीकरण के आधार पर। जैसे एक चर्चित नाम सीमा, सचिन, तो ये सीमा को किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी, इन्हें मिलेगी नागरिकता पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के ही आधार पर नागरिकता मिलेगी। अगला देखते हैं देशीकरण के आधार पर, इसमें किस प्रकार से नागरिकता मिलती है। देशीकरण, इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें कंडीशन है यदि कोई व्यक्ति 10 वर्ष से 10 ईयर से भारत में रह रहा हो, भारत में रह रहा हो, भारत में निवास कर रहा हो, लिखिएगा 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। एक तो ये पॉइंट हो गया, ऐसा व्यक्ति जो 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। अगला पॉइंट इसमें 8वीं अनुसूची की 8वीं अनुसूची की किसी भी भाषा का ज्ञाता हो, किसी भी भाषा का अच्छे से किसी भी भाषा की जानकारी रखता हो, तब उसे देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। या उसका अच्छा चरित्र हो, गुड कैरेक्टर का हो, अच्छा चरित्र हो। और अगला जो है इसमें कोई वैज्ञानिक हो, कोई वैज्ञानिक हो, या कोई लेखक हो, या जैसे कोई एक सिंगर हो, व अन्य इस प्रकार का जिसे भारत सरकार को या गृह मंत्रालय को लगे कि ये विशेष व्यक्ति है, तो उसे देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो, अगर भारत सरकार चाहती है तो 10 वर्ष से पहले भी उसे नागरिकता दी जा सकती है। या वह व्यक्ति भारत की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा का ज्ञाता हो, या गुड कैरेक्टर हो भारत सरकार की नज़रों में, या वैज्ञानिक हो, लेखक हो, या सिंगर व अन्य किसी इस प्रकार का कोई एक व्यक्ति हो। तो ये देशीकरण के आधार पर इस प्रकार से नागरिकता मिलती है। तो इसमें 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो, 8वीं अनुसूची में किसी भी भाषा ज्ञाता हो, अच्छा चरित्र हो, या वैज्ञानिक, लेखक या सिंगर हो। तो ये देशीकरण के आधार पर देखा। अब इसका अंतिम पॉइंट बिंदु देखते हैं, जिसमें है क्षेत्र अर्जन के आधार पर, कि अगर कोई भी क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र कोई भी क्षेत्र अगर हम अर्जित कर लेते हैं तो उसमें रहने वाले सभी व्यक्तियों को स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे देखते हैं क्षेत्र अर्जन, क्षेत्र अर्जन इसमें इसमें ज़्यादा कुछ समझने को है नहीं। जैसे किसी क्षेत्र को सपोज दैट अगर पीओके को भारत में मिला लिया जाए, और कब मिल जाए कोई भरोसा भी नहीं है इनका, कब अमित भाई का फ़ोन आ जाए और कब पीओके भारत का हिस्सा हो जाए,
चुनाव का टाइम भी चल रहा है। तो ये पीओके अगर भारत का हिस्सा बन जाता है या कोई अन्य क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो वह उसके नागरिक, इस क्षेत्र के जो नागरिक होंगे वह स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएंगे, उन्हें स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उस क्षेत्र के नागरिक स्वतः भारतीय नागरिक बन जाएंगे, स्वतः भारतीय नागरिक बन जाएंगे। जैसे हम लोगों ने सिक्किम को मिलाया, सिक्किम को मिलाया तो सिक्किम के जो भी नागरिक थे वह स्वतः ही भारतीय नागरिक बन गए। तो ये पाँच पॉइंट थे किस प्रकार से नागरिकता, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहले जन्म से, फिर वंश, पंजीकरण, देशीकरण और अंतिम बिंदु भूमि अर्जन या क्षेत्र अर्जन। अब देखेंगे किस प्रकार से नागरिकता त्यागी जा सकती है, किस या किसे वंचित किया जा सकता है भारतीय नागरिकता को। तो इसमें 3 बिंदु हैं। पहला, समाप्त करना, नागरिकता समाप्त करना। नागरिकता समाप्त करना। तो नागरिकता किस प्रकार से समाप्त की जा सकती है? किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर आप किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ये था समाप्त करना, कि भारतीय नागरिकता किस प्रकार से किसी की समाप्त हो सकती है। उसका पहला बिंदु कि अगर आप किसी देश की नागरिकता समाप्त ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता तत्काल प्रभाव से स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें किस प्रकार से भारतीय नागरिकता समाप्त होती है। किसी को नागरिकता से वंचित करना, किसी को नागरिकता से वंचित करना। किसी को वंचित कब किया जा सकता है? किसी को नागरिकता से वंचित कब किया जा सकता है? जब किसी ने नागरिकता को गलत तरीके से लिया हो, किसी ने नागरिकता को गलत तरीके से लिया हो। अब गलत तरीके से कैसे? जैसे फर्जी दस्तावेज दिखा के, फर्जी दस्तावेज डॉक्यूमेंट, फर्जी दस्तावेज दिखा के ली गई हो भारतीय नागरिकता। दूसरा, देशद्रोह किया हो। किसी व्यक्ति ने अगर भारतीय नागरिकता ली है, उसने भारत से देशद्रोह किया हो, जैसे युद्ध काल परिस्थिति में किसी शत्रु देश की सहायता की हो। अगला, नागरिकता लेने के 5 वर्ष के अंदर, 5 वर्ष के समय काल में उसे 2 वर्ष की किसी व्यक्ति को अगर सज़ा हो जाती है, जेल हो जाती है, तो उसकी नागरिकता से उसे वंचित किया जा सकता है। तो इसमें लिखेंगे 5 वर्ष के भीतर, 5 वर्ष के भीतर
5 वर्ष के अंदर 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष की सज़ा 2 वर्ष की सज़ा। जैसे कोई किसी देश का नागरिक भारत में आता है और कोई भी क्राइम करके भारत आ जाए और भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ले, और नागरिकता ग्रहण करने के 5 वर्ष के अंदर अगर उसे 2 वर्ष की सज़ा हो जाती है तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। या देशद्रोह, अगर वह देशद्रोह करता है, भारतीय संविधान के प्रति अपनी निष्ठा नहीं रखता है, भारतीय राष्ट्रगान का अपमान करता है, तिरंगे का अपमान करता है, तो उसे या गलत फर्जी तरीके से लिया गया हो, गलत डॉक्यूमेंट दिखा के, तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है परित्याग करना। इसका अगला जो पॉइंट है परित्याग करना। कोई व्यक्ति जब स्वतः ही भारतीय नागरिकता से त्याग पत्र दे दे तो उसे कहते हैं परित्याग। तो इसमें लिखेंगे स्वतः नागरिकता त्याग देना। स्वतः नागरिकता त्याग देना। जब कोई व्यक्ति स्वतः ही भारतीय नागरिकता त्याग दे तो उसे कहेंगे परित्याग। इसमें कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता से स्वतः ही त्यागपत्र दे देता है और भारतीय नागरिकता को छोड़ देता है। तो ये हमने ये याद देखा कि किस प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है और किस प्रकार से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है और नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अब इसमें कुछ टर्म पढ़ेंगे। हाँ, एक इसमें लिखिएगा कि नागरिकता अधिनियम 1955 जो एक्ट है, नागरिकता अधिनियम 1955 एक प्रश्न पूछता है कि इस एक्ट में कब कब संशोधन हुए हैं। तो आपको बताया सबसे पहला संशोधन तो 1986 में हुआ, फिर 2003 में हुआ। यहाँ पर एक और लिखिए 1992, 1986, 1992, 2003, 2015 और 2019, जिसमें CAA कानून आया था, CAA। तो ये आपसे पूछा जाता है ऑप्शन देके MCQ में कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन हुआ है या संशोधन नहीं हुआ है। तो ये याद रखिए 1986 में संशोधन हुआ है, 92 में हुआ है, 2003, 2015, 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम में सुधार या संशोधन हुआ है। अगला देखते हैं, इसी का विषय है कि NRI, PIO और OCI ये क्या होते हैं। एक आपने सुना होगा NRI, PIO और OCI। ये क्या होते हैं? इन्हें कहते हैं नॉन रेसिडेंस इंडियन, अप्रवासी भारतीय। अप्रवासी भारतीय, नॉन रेसिडेंस इंडियन। इन्हें क्या अधिकार होते हैं? ये भारतीय नागरिक होते हैं। जो NRI होते हैं ये भारतीय नागरिक
ये भारतीय नागरिक होते हैं और इन्हें वोट देने का भी अधिकार होता है। जब जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा तो उसे ऑब्वियस है कि वोट देने का अधिकार होगा। वोट देने का अधिकार इन्हें वोट देने का अधिकार होता है। वह व्यक्ति जो भारत से जाकर अन्य किसी देश में किसी रोजगार या अन्य किन्हीं कारणों से जाके वहाँ बस जाएं तो वह क्या कहलाते हैं? अप्रवासी। माने नहीं प्रवासी, मतलब जो भारत में निवास नहीं वर्तमान में कर रहे हैं, तो उन्हें कहेंगे अप्रवासी भारतीय, नॉन रेसिडेंस इंडियन। इन्हें ये भारतीय नागरिक होते हैं, वोट देने का अधिकार इन्हें होता है। अगला है PIO। ये क्या होते हैं? ये भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं। ये होते हैं भारतीय तो देखते हैं ये PIO कौन होते हैं? ये होते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति। और फिर OCI कौन होते हैं? इन दोनों में क्या अंतर है? जैसे कल्लू नाम का व्यक्ति कोई किसी अन्य देश में गया और वहां लुलिया नाम की महिला से शादी कर ली। अब इन दोनों के जो बच्चे होंगे, इन दोनों के बच्चे या इनके बच्चों के बच्चे, जो इनके बच्चों के बच्चे होंगे, कोई व्यक्ति भारत से गया, जैसे कल्लू नाम का व्यक्ति गया, अब कोई उसे अगर पसंद आ गया तो चला गया 7 समुंदर पार, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। तो इसने किसी महिला से शादी कर ली। अब इन दोनों के जो बच्चे होंगे, इनके बच्चे या उनके बच्चों के बच्चे, पीढ़ी दर पीढ़ी, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे भारतीय मूल के व्यक्ति। और OCI में कौन होते हैं? OCI कार्ड धारक। इसमें स्वयं इसमें जो ये कोई कल्लू नाम का व्यक्ति जब स्वयं जाएगा किसी देश में भारत से, तो ये कहलाएगा OCI कार्ड धारक। स्वयं वह कहलाएगा OCI कार्ड धारक। और जब PIO वह हो किसी व्यक्ति के बच्चे जो कहलाएंगे, वह कहलाएंगे भारतीय मूल के व्यक्ति, और उन्हें कहते हैं PIO कार्ड धारक। अब इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन था, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें कि इसमें इनके बच्चे और इसमें ये स्वयं। तो इसमें क्या किया गया? 2015 में अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, एक सेकंड, अब हमारे एक सेकंड रुकिएगा। इसमें PIO और OCI में, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन था। तो 2015 में क्या हुआ? 2015 में अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कन्फ्यूजन तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है, तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने कहा अमित भाई इन दोनों को PIO OCI को मिलाकर इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, इन्हें एक ही में शामिल कर दिया गया, इन दोनों को एक ही में शामिल करके बना दिया गया OCI कार्ड धारक।